नमस्कार, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है इंट्रोडक्शन टू यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि करीब हमने यूपी रेवेन्यू कोड को लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक विषय इसमें बचे हुए हैं और जिसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो यूपी रेवेन्यू कोड के आ जाने के बाद, जो कि एक कंसोलिडेटेड एक्ट हो गया जिसमें यूपी जेडे और लैंड रेवेन्यू एक्ट दोनों समाहित हैं, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण अधिनियम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। तो जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम उसको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम देखते हैं। अगर हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उस एक्ट के साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसको समझने में हम भूल करते हैं। तो जैसे एक स्टोरी होती है उसी तरह से बेयर एक्ट होता है, उसका एक जगह प्रारंभ है और कहीं जाके अंत है। तो उस एक्ट के अन्य प्रोविज़न्स को, जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स को समझने के लिए उसका एक बेहतर इंट्रोडक्शन में हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखते हैं, किन परिस्थितियों में वो एक्ट आया, उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या था और किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्ट को पाने में कामयाब होता है। तो अगर हम यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट देखते हैं तो 1953 में आया। इसके मतलब कि यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट के तुरंत बाद आया, जबकि डिफरेंट जो क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स थे वो समाप्त हो चुके थे। हम रिफॉर्म में एक कदम आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद अगला रिफॉर्म ये था कि उस समय जो होल्डिंग्स थे, यहाँ होल्डिंग्स का मतलब जो पार्सल ऑफ लैंड है, जो भूमि का टुकड़ा है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, दो शब्द आ रहे हैं। कंसोलिडेशन यानी एकत्रित करना और होल्डिंग्स यानी भूमि। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मेन पर्पज़ ही यही था कि जो स्कैटर्ड भूमि है उनको एक जगह कॉम्पैक्ट करके एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, जिससे एग्रीकल्चर में भी फ़ायदा हो और जिस भी टेन्योर होल्डर की ज़मीन इधर उधर बिखरी हुई है उसे एक जगह प्राप्त हो जाए। ये सुविधा की दृष्टि से किया जाना था। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि इसको क्यों लाया गया, जो ऑब्जेक्ट है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब हम चकबंदी अधिनियम की बात कर रहे हैं तो ये केवल एग्रीकल्चर लैंड पे, जिस तरह से यूपी रेवेन्यू कोड लागू होता है उसी तरह से चकबंदी अधिनियम भी एग्रीकल्चर लैंड पे ही लागू होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक परमानेंट नेचर का एक्ट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का फेज़ होता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट किसी एक खास विलेज में ऐसी उद्घोषणा करती है कि यहाँ पे अब ये चकबंदी अधिनियम लागू होगा और उस दौरान जो उसे सुधार करने होते हैं तब तक ये चकबंदी अधिनियम लागू होता है, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनल डिक्लेरेशन न कर दे कि अब यहाँ पे चकबंदी का कार्य समाप्त हो चुका है। और जैसे ही सब चकबंदी का कार्य समाप्त हो जाएगा, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और सामान्य रेवेन्यू कोड से, रेवेन्यू लॉ से वो विलेज गवर्न होगा। तो हमें इसको इस तरह से समझना है। तो ये आप समझ गए कि ये रीअरेंजमेंट ऑफ लैंड है, जो होल्डिंग्स बिखरे हुए हैं, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है। और इसका पर्पज़ ये था कि स्कैटर्ड लैंड को एक जगह कर दिया जाए सुविधा की दृष्टि से। जैसे कि अन्य एक्ट में भी है, बेयर एक्ट में है, इसका सेक्शन 3 जो है वो डिफिनीशन क्लॉज है, जिसमें तमाम टर्म्स का डिफिनीशन है, जिसको हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन करती, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी एक पार्टिकुलर विलेज के बारे में राज्य सरकार ये उद्घोषणा करेगी कि इस विलेज में अब चकबंदी अधिनियम लागू होगा। उस उद्घोषणा का बाकायदा पब्लिकेशन होगा, गजट होगा, और जैसे ही ये उद्घोषणा हो जाएगी, पब्लिक नोटिस हो जाएगी, तो उस गांव में, उस पर्टिकुलर विलेज में चकबंदी अधिनियम लागू हो जाएगा। अब इसके बाद की जो धारा है सेक्शन 5, वो ये बताती है कि इफ़ेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है। तो इस नोटिफिकेशन के होने के बाद ही, तुरंत बाद ही, जो विलेज है वो चकबंदी अधिनियम के प्रभाव में आ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि यूपी रेवेन्यू कोड में
ये लाइबिलिटी कलेक्टर की होती है कि वो मेंटेनेंस ऑफ मैप करे, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनकी देखभाल करे। और जैसे ही चकबंदी अधिनियम प्रभाव में आती है, धारा 4 का प्रकाशन होता है, उसके बाद ये धारा 5 ये कहती है कि ये सारी लाइबिलिटी कलेक्टर से शिफ्ट होके डीडीसी के पास आ जाती है। तो ये विलेज का जो मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उनका रखरखाव अब कलेक्टर ना करके डीडीसी करेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने केसेस होंगे डिफरेंट रेवेन्यू कोर्ट्स में, वो अबेट कर जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे। तो एक तरह से जुरिडिक्शनल चेंज है, पूरी तरह से जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जुरिडिक्शन था वो शिफ्ट होके डीडीसी, जो कि एक चकबंदी अधिकारी है, उसके पास चला जाता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे उनकी हायरार्की को। और दूसरा कि जो केसेस रेवेन्यू कोर्ट्स में थे वो अबेट कर जाएंगे। तो धारा 4 को हम डिटेल में भी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है धारा 4 जिसमें पब्लिकेशन है, और धारा 5 जिसमें इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। तो जैसे ही चकबंदी किसी एक पर्टिकुलर विलेज में लागू हो जाती है, उसके बाद चकबंदी की एक पूरी प्रक्रिया है। इसके इंट्रोडक्शन को समझने का मतलब यही है कि इसको हमने इंट्रोडक्शन को भी 2 पार्ट में बांटा है। इस पहले पार्ट में हम धारा 1 से 23 में पढ़ेंगे, जिसमें वो पूरी प्रक्रिया चकबंदी की कैसे चलेगी उसको समझेंगे, और बाकी दूसरे पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द सेक्शन को देखेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है धारा 52 की जब उद्घोषणा होती है, यानी कि चकबंदी की एक पूरी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, तब धारा 52 की उद्घोषणा होती है और उस गांव में चकबंदी समाप्त मानी जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन धारा 6 है। धारा 6 ये स्टेट गवर्नमेंट को कंटिंजेंसी में, यानी कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए धारा 4 का प्रकाशन हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरह से एहसास होता है कि इस गांव में चकबंदी नहीं की जा सकती है विभिन्न कारणों से, या वहाँ के बहुमत के लोग भी ये लिख के दे देते हैं कि यहाँ चकबंदी की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों के पास ठीक से अपनी अपनी एक कॉम्पैक्ट होल्डिंग्स हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वहाँ चकबंदी की प्रक्रिया पूरी न करके पहले ही समाप्त कर दी जाए। तो ये धारा 6 के पावर का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट चकबंदी को समय से पहले या बिना चकबंदी की प्रक्रिया को पूर्ण किए भी समाप्त कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया कैसे चलती है। सेक्शन 7 में रिवीजन ऑफ विलेज मैप है। जैसे 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रेवेन्यू में होते हैं, एक तो मैप है और दूसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो खतौनी एक्सेट्रा है। तो उनका एक रिवीजन जैसे ही जुडिक्शन कलेक्टर के पास से डीडीसी के पास आता है, तो जो कंसोलिडेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको रिवीजन करती हैं, उनको देखती हैं, उनको समझती हैं कि क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा उसके बाद आता है सेक्शन 8A। ये बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, किन सिद्धांतों के आधार पे चकबंदी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, उन सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाता है, और ये तैयार करता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर विथ कंसल्टेशन ऑफ कंसोलिडेशन कमेटी। तो चकबंदी कमेटी के कंसल्टेशन के साथ असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफ कमिश्नर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार करेगा, सिद्धांतों का विवरण। ये समझ लीजिए कि जबकि प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले का एक चरण है, जब आप एक होमवर्क कर रहे हैं, एक पेपर वर्क कर रहे हैं, कि वो सिद्धांत आप बना ले रहे हैं कि किन किन आधारों पे चकबंदी को आगे बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। इसी में ऑब्जेक्शन इत्यादि भी आप दे सकते हैं कि जो भी एग्रीव्ड है अगर अपना कोई ऑब्जेक्शन देता है तो उसको भी असिस्टेंट कंसोलिडेशन कमिश्नर उसको डील करेगा, उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद उसकी अपील इत्यादि की व्यवस्था भी धारा 11 में दी गई है, सेक्शन 11 में। ये आपको समझना होगा कि इसको हम सारी चीज़ों को डिटेल में हम देखेंगे। अभी इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताने का मतलब ये है कि वो चेन ऑफ सीक्वेंस को आप समझ जाएं कि कैसे ये एक्ट आगे चल रहा है। इसी तरह एक धारा सेक्शन 11A भी बनाया गया है, जो आपने सीपीसी में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत पढ़ा था, कि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन जो आप किसी लेवल पे उठा सकते थे, अगर आपने नहीं उठाया है तो फर्दर जब प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो आप उसको नहीं उठा सकते हैं, लॉ उसको आपको प्रोहिबिट करता है।
तो इसी तरह की एक सेक्शन धारा 11A, सेक्शन 11A है जो बार ऑन ऑब्जेक्शन का सिद्धांत बताती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेक्शन आता है जो चकबंदी अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। और जब आप फर्दर डिफरेंट ऑब्जेक्शंस जो रेज करते हैं टेन्योर होल्डर, वो इन्हीं धाराओं में सिद्धांत जो दिए हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो रेज करते हैं। तो धारा 19 जो है ये बताती है, सेक्शन 19, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय कंसोलिडेशन स्कीम। तो कंसोलिडेशन स्कीम के द्वारा कौन सी कंडीशंस फुलफिल की जाएंगी, इसके बारे में धारा 19 बताता है कि जब चकबंदी की प्रक्रिया चकबंदी अधिकारी अपनाएंगे किसी पर्टिकुलर विलेज में तो उन किन खास चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले अब तो ये कहा गया है कि पब्लिक पर्पजेस से के लिए आपकी होल्डिंग्स में कटौती हो सकती है। तो टेन्योर होल्डर्स को भी ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है जहाँ पे कि लैंड किसी पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट ले रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो वैल्यूएशन ऑफ प्लॉट है, लेने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट जब ले रही है उसके बावजूद इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो आपकी ओरिजिनल होल्डिंग है, यानी कि चकबंदी से पहले जो आपकी ज़मीन थी, जो होल्डिंग थी, वो चकबंदी के बाद भी उसके वैल्यूएशन में कोई खास फ़र्क न पड़े। तो जो ओरिजिनल होल्डिंग की वैल्यूएशन थी वही आपको चकबंदी के बाद भी मिले, इसका भी ध्यान चकबंदी की प्रक्रिया को अपनाते समय किया जाएगा। उसके बाद है कि जो खातेदार की ओरिजिनल होल्डिंग है और जो उसको होल्डिंग अलॉट की जा रही है, इन दोनों के बीच में 25% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर दिया जाएगा। इसका एक प्रोविज़ो है कि डीडीसी के प्रायर परमिशन से 25% से भी कम हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि चकबंदी के बाद भी जो टेन्योर होल्डर है, जो किसी पर्टिकुलर होल्डिंग का मालिक है, खातेदार है, उसको खासा नुकसान न उठाना पड़े, ये धारा 19 में ध्यान में रखा गया है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है कि आपको कॉम्पैक्ट एरिया में खेत अलॉट किए जाए, जो आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन है उसके पास में खेत अलॉट किए जाए और रेक्टेंगुलर शेप में खेत अलॉट किए जाए। तो ये धारा 19 जो था वो ये बताता है कि चकबंदी में कौन से आपको जो स्कीम है उसमें क्या क्या फॉलो किया जाएगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसमें है कि एक प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर तैयार करेगा। जो आपने शुरू में स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बनाए थे, जो सिद्धांतों का विवरण तैयार किया था, उसी आधार पे एक अस्थायी चकबंदी की स्कीम तैयार की जाएगी और इसको पब्लिश किया जाता है कि इस गांव में इस तरीके से इस स्कीम का निर्माण किया गया है और इस तरह से इसको कार्व आउट किया जाएगा। ये चकबंदी की प्रक्रिया इस गांव में अपनाई जाएगी। इस पे अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है। उस ऑब्जेक्शन को असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर डील करेगा और उसके बाद अगर आप उससे एग्रीव्ड हैं तो आप उसमें अपील में जा सकते हैं सेक्शन 21 में। ये सारी एक प्रक्रिया है चकबंदी की जो फॉलो करनी होगी। उसके बाद जब ये प्रक्रिया फॉलो हो जाती है, अपील आदि डिसाइड हो जाते हैं और अगर प्रोविजनल स्कीम के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन है वो तय कर दिया जाता है, तो उसके बाद इस प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम को कन्फर्म कर दिया जाता है और ये कन्फर्मेशन करता है सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ द कंसोलिडेशन। एसओसी जो है इस स्कीम को कंफर्म कर देता है और जब ये स्कीम कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन होता है, जो कि हम इसको आगे के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसको कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो आज हमने देखा सेक्शन 3 से जो डिफिनीशन क्लॉज था, इसके ऑब्जेक्ट को देखा और उसके बाद जो कंसोलिडेशन की पूरी स्कीम थी, धारा 4 में पब्लिकेशन, उसके इफ़ेक्ट को, धारा 6 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि कंटिजेंसी के आधार पे वो किसी भी समय चकबंदी को समाप्त कर सकती है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल बनाने की बात हुई कि किन सिद्धांतों के आधार पे चकबंदी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उसके बाद ये बात हो गई कि किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान में रखा जाएगा जबकि चकबंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमने ये भी समझा कि चकबंदी अधिनियम एक ट्रांजिशनल एक्ट है
जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही लागू होती है एग्रीकल्चर लैंड पे। और जब धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है या इनकेस धारा 6 का प्रकाशन हो जाता है, जबकि चकबंदी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ये फिर से राजस्व संहिता के जो प्रावधान हैं उनसे गवर्न होता है। हमने ये भी देखा कि जो भी केसेस हैं इसके पहले जो चल रहे थे, धारा 4 के प्रकाशन के बाद अबेट हो जाते हैं, जो कि धारा 5 कहती है। धारा 5 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं धारा 4 के प्रकाशन के। तो दूसरे पार्ट में इसका हम इंट्रोडक्शन की और चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट के लिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के कमेंट्स आते रहते हैं जो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन मेरा करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज़ जो लीगल क्वेरीज़ आती हैं कई बारी उनका जवाब, क्योंकि अगर आप किसी एक लाइन में क्वेश्चन देते हैं लीगल इश्यूज़ का, तो उसका एक लाइन में जवाब देना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर कोई लीगल इशू है तो उसको हमको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना समझना होता है, तभी हम कोई उस पर लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। फिर भी मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपके कमेंट्स का जवाब देता रहूँ। तो मुझे देखते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।